नई तारीख पर आयोजित दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष मुझे इस बात के लिए व्यक्तिगत रूप से बेहद खुशी है कि नई तारीख पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में हो रहा है और इस आयोजन में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट और राज्य सरकार का मानव संसाधन विकास विभाग भागीदार बना। नई तालीम का प्रयोग बापू ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नहीं किया था और पिछले वर्ष जब मैं अपनी विश्वास यात्रा पर था तो उस स्कूल में भी जाने का मौका मिला जिसको बापू ने स्थापित करवाया और जहां पढ़ाने के लिए बाहर से लोग आए उनके ही कहने पर, और एक गांव जहां बापू स्वयं भी रहे थे। तो यहां से शुरुआत हुई और 391, जिसके बारे में अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने भी बताया, हमें लोगों ने बताया, यहाँ बुनियादी विद्यालय कालांतर में स्थापित हुए। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज की तारीख में उसमें से शायद ही कोई विद्यालय चल रहा है। हम पिछले 5 वर्षों से इस बात के लिए चिंतित हैं कि हम उसको एक अलग किस्म से उन बुनियादी स्कूलों का संचालन प्रारंभ करें और वो इस प्रकार से हो जो गांधी जी ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और जिन चीजों को ध्यान में रखकर उन्होंने एक नई और वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली का विकास करने के बारे में सोचा, तो जिस दृष्टिकोण से और शुरुआती दौर में जिस तरह से वहां पढ़ाई होती थी उसको शामिल करते हुए और नए दौर में नई टेक्नोलॉजी जो आधुनिक ज्ञान है उसको भी वहां प्रदान किया जाए, यानी ज्ञान को हुनर के साथ जोड़ा जाए। गांधी जी का यही कहना था, सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलेगा, उसको देखना है कि हमारा हाथ क्या क्या कर सकता है। बुनियादी विद्यालय में पढ़ा, सामान्य स्कूल में जो पढ़ा वहां हम लोग सिखाया जाता था और फिर करघा सिखाया, तकली में सूत काटे थे हम लोग और इसके बाद करघा पर बैठ करके उसको चलाना सिखाया गया। और मुझे अब तक स्मरण है कि एक गमछा जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने पढ़ाई के दौरान, एक गमछा जरूर हम लोग बुने थे। तो उस समय तो स्कूलों में इस तरह की पढ़ाई होती थी, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, उसका रोना रोने से कोई फायदा नहीं। ऐसा दौर आया, परिकल्पना थी कि समान शिक्षा प्रणाली देश में लागू होगी, लेकिन धीरे धीरे वो कहां चली गई खोजने पर भी नहीं मिली। हम लोगों ने एक गलती कर दी, मैंने जानबूझ करके अच्छा सोच करके किया, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद गलती कर दी हो। हमने तो भले के लिए सोचा कि साहब एक समान शिक्षा प्रणाली देश में लागू हो और केंद्र पहल नहीं कर रहा है तो राज्य के स्तर पर हम लोगों ने एक आयोग बनाया और उस आयोग का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में 9-10 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दी। हम लोगों ने उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र को भी लिखा, लेकिन केंद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब समान शिक्षा प्रणाली राज्य के बूते के बाहर की बात है, अपने स्तर से लागू कर देना उसके लिए, क्योंकि केंद्र से जब कोई नीति बनती है तो वो स्कीम का जिसको कहते हैं डिजाइन भी बना देते हैं
और शर्त होती है टेक इट और लीव इट, या तो इसे स्वीकार करो तो तुमको धन मिलेगा, या इसको तुम स्वीकार नहीं करोगे तो तुम वंचित हो। तो भला कौन राज्य सरकार वंचित होना चाहेगी जो भी पैसा केंद्र से मिल रहा है। हमारे यहाँ तो 94,000 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है और 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ 38 लाख हमारी आबादी आज जिस दिन बात कर रहे हैं 10.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका होगा। तो 10.5 करोड़ की आबादी है और हमारे बच्चे हैं 2 करोड़ से ज्यादा स्कूलों में। तो हम जो भी शिक्षा उनको दे सकते हैं, देने के लिए हम तो केंद्र की जो भी शर्तें हैं या जो भी उनका तरीका उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन अब तो हालत ये हो गई है कि समान शिक्षा प्रणाली पर कोई चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं। ये कागजों की चीज हो गई। और आज जो नई तालीम पर आप लोग बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि इसके साथ साथ इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। भाई क्या मतलब है, केंद्र सरकार अब माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू कर रही है और वो कहते हैं कि हम हर एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। हमने भी 2005 में चुनाव के दौरान जो अपना मैनिफेस्टो रखा था उसमें कहा था कि हम हर जिले में एक मॉडल स्कूल बनाएंगे जिसमें को एजुकेशन होगा, आवासीय होगा। लेकिन जब समान शिक्षा प्रणाली की रिपोर्ट आई और उन लोगों ने जब कहा कि साहब ये तो फिर मॉडल स्कूल बना रहे हैं, समान शिक्षा प्रणाली के भावना के प्रतिकूल है, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया। और एक बार में हमसे सवाल पूछा गया कि भाई आपके मैनिफेस्टो को दिखा कर हम तो चाहते थे, लेकिन समान शिक्षा प्रणाली आयोग जब हमने गठित तरह की शिक्षा हो जाएगी। इसलिए मुझे लगा सही कि अगर हमने समान शिक्षा प्रणाली आयोग बनाकर उसकी चर्चा फिर से छेड़ी है तो हमें तो उसकी भावना के अनुकूल अपने स्तर से काम करना पड़ेगा। तो हमने उसको छोड़ दिया। उसके लिए काफी काम कर चुके थे। हर एक जिले में एक स्कूल का चयन कर चुके थे। किसको हम मॉडल स्कूल बनाएंगे? या तो पुराना जिला स्कूल था तो कुछ ही जिले थे पुराने, अब तो जिलों की संख्या बढ़ गई। तो नए जिले थे, उसमें सबसे अधिक कम से कम 5 एकड़ जमीन किनके पास है, क्या कर सकते हैं? उसके शिक्षक भी रहेंगे वही, छात्र छात्राओं का भी आवास वही होगा, उसका प्ले ग्राउंड होगा, आदि आदि मेरी अपनी परिकल्पना थी, जो भी समझ लीजिए मूर्खता भरी परिकल्पना जैसी भी हो। तो हमने तो उसको छोड़ दिया क्यों भाई समान शिक्षा प्रणाली की बात है। लेकिन अब केंद्र कहता है, क्षमा करेंगे ऐसा करने के लिए, इस चर्चा को छेड़ने के लिए, किसी को आहत करने के लिए मैंने ये बात कर रहा हूं। मैं तो आपके सामने इस प्रश्न को सिर्फ रख रहा हूं कि केंद्र का कहना है कि ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल, हम उनको समझाते रहे कि भाई आप इस चक्कर में क्यों पड़े, शिक्षा संवर्धित सूची में हमको काम करने दीजिए। आप उच्च शिक्षा में कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोलिए, वहां तक तो बात समझ में आती है। ये रोजमर्रे के काम में कहां पड़ते हैं? अब केंद्र सरकार हाई स्कूल खोलने लगेगी तो इसका होना क्या है? पहले तो कम से कम कम्युनिटी के द्वारा खोला जाता था। ये बीच में हमारे यहाँ आया वही कांग्रेस का दौर जिसमें सबको हाथ मिले। जिस दिन से सारे स्कूलों का अधिग्रहण हो गया उसी दिन से शिक्षा व्यवस्था चौपट होना शुरू हो गई, खर्च बढ़ गया और क्वालिटी बिगड़ गई। हम लोग को याद है प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, वहां स्कूल बेंच और टेबल नहीं था। हम लोग अपने घर से वो जो जूट का बोरा होता है उसी को तह लगा करके ले जाते थे, बैठते थे और सीखते थे। और अपने गुरुजी जो मास्टर साहब पढ़ाते थे उसको गणेश चौथ के समय, चतुर्दशी के समय चकचंदा खेल करके गुल्ली डंडा से साल भर का उनका इंतजाम हम लोग करते थे। आज जिसके घर पर जाना रहता था उसके घर के सामने बच्चों का हुजूम जाता था, उसकी आंख पर पट्टी बांध देता था, गुल्ली डंडा बांधता था, मां करके खोलती थी और उसको टांग देती थी। तो बच्चे घूम करके जो पोषक क्षेत्र आज हम लोग कह रहे हैं वही पोषक क्षेत्र में घूम घूम करके शिक्षकों के लिए साल भर का इंतजाम कर देते।
शिक्षक रहते भी थे, पढ़ाते भी थे। अब आजकल तो सब चीज में ट्रेड यूनियन, जो चीज फैक्ट्री में होता था ट्रेड यूनियन बना बार्गेनिंग के लिए एस्टेब्लिशमेंट से, अब ये साफ शिक्षा में भी शुरू हो। तो जब शिक्षक बार्गेनिंग करते दिखेंगे तो पहला एजुकेशन लड़कों का होगा कि बार्गेनिंग करो। तो शिक्षा मिल कैसी रही? तो खैर अब उस चर्चा में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन सरकारीकरण हो गया। अब सरकारीकरण हो गया तो जहां तक मुझे स्मरण के हिसाब से है, हमारा 63,000 करोड़ रुपए का कुल गैर योजना मिलाकर का साल का बजट है। उसमें से 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा हम शिक्षा के क्षेत्र पर रखे हुए। अब आप लोग सोच लीजिए, और सब आएगा पैसा जो आता है वो सबको हटा दीजिए। राज्य को अपना अंशदान जो देना पड़ता है और अपना जो हम लोग को इंतजाम करता है, यूनिवर्सिटी सबको हजारों करोड़ देते हैं। कितने लड़के पढ़ रहे हैं हमको नहीं मालूम। हमने शिक्षा मंत्री से कहा कि कम से कम कितने लड़के पढ़ रहे हैं। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में तो हम लोग ड्रॉप आउट की बात करते हैं, और कई तरह की संस्थाएं काम करती हैं जो देखती हैं कि सीजन कितना हुआ, टीचर्स अटेंडेंस कितना है, बच्चों का अटेंडेंस कितना है। ये सब तो हम लोग देखते हैं। कभी कभी यूनिवर्सिटी में भी दिखवाइए, यूनिवर्सिटी में कभी कभी दिखवाना चाहिए। पैसा हजारों करोड़ रुपया देते हैं, तो खैर वो आज का विषय नहीं है, लेकिन खर्च तो बढ़ गया साहब। और क्वालिटी क्या है ये हम सब देखते हैं। इतना खर्च करने के बाद भी जब हम निकलते हैं तो सुनना पड़ता है, कई तरह की बातें सुननी पड़ती। तो खैर अब माध्यमिक स्कूल प्रखंड स्तर पर हमने लाख कहा, हमारे अधिकारी जाकर समझाए भी, हमने भी पत्र लिखा कि भाई हर राज्य का जो हिस्सा पड़ता है आपके हिसाब से वो दे दीजिए, और हम लोगों को अपना स्कूल खोलने दीजिए। एक मॉडल स्कूल जो खोलेंगे ब्लॉक में, उतने पैसे में हम 4 हाई स्कूल का संचालन और बेहतर करेंगे। होना है भाई, क्या करिएगा? देखिए कितने तरह के स्कूल खुले हुए। सेंट्रल स्कूल तो बात समझ में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज थे उनके लिए जगह जगह उनका ट्रांसफर होता रहता है देश भर में, तो उनके बच्चे को एक ही स्टैंडर्ड की शिक्षा मिलती है, वो बाधित नहीं। वहां से सेंट्रल स्कूल शुरू हुआ। अब जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं है वहां भी सेंट्रल स्कूल खोल रहा है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तो ठीक है साहब, जिला में एक, बाकी विद्यालय क्या होगा? बाकी बच्चों का क्या कसूर है? एक परीक्षा आपने ली, उसमें जो पास कर गया उसके लिए तो सब इंतजाम है, बाकी बच्चों को क्या है? बाकी बच्चों का होगा क्या? तो दिल्ली में बैठ करके लोग नीतियां बनाते हैं, राज्यों को बुलाते हैं, सुन जरूर लेते हैं, करते अपनी मर्जी की। तो हम तो आपसे कहेंगे कि समान शिक्षा प्रणाली जो लोग भूल गए, इस नई तालीम के सम्मेलन में एक कदम आगे बढ़िए, उस पर भी गौर करिए। आखिर कहीं से आवाज तो उठनी चाहिए। और 391 बुनियादी विद्यालय हमारे यहाँ हैं। जब हमने बाकी स्कूलों के लिए टीचर का नियोजन शुरू किया, पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के माध्यम से करवाया, तो उस समय जानबूझ करके कॉन्शियसली सोच समझ करके बुनियादी विद्यालयों में उन शिक्षकों की बहाली नहीं की गई। शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव था कि वहां भी बहाल कर दिया जाए। हमने कहा कि भाई अगर इसको नए ढंग से विकसित करना है तो पुराने ढर्रे के या सहज सामान्य ढर्रे के शिक्षक उसमें आ जाएंगे, तो फिर ये अन्य दूसरे स्कूलों की तरह ही चलेगा और बाद में मस्तिष्क से ओझल हो जाएगा, दिमाग से ओझल बात हो जाएगी और होगा नहीं। तो खैर अब तक कोई बात नहीं। उस समय तो अर्जुन सिंह जी रहे नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उनसे हमने मिलकर के कहा कि भाई हमारे यहाँ इतने बुनियादी विद्यालय थे, इसके लिए हम कोई अलग से स्कीम बनाए, आप मदद करिए। उन्होंने कहा भी था। बाद में हमने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा, मदन मोहन झा जी थे, वो तो रहे नहीं, चल बसे। फिर अंजनी कुमार सिंह जी हमारे प्रधान सचिव हैं, इनको हमने कहा, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा है कि हमारे 3 IAS पदाधिकारी हैं जिनका शिक्षा, श्रम यानी मानव संसाधन में काफी दिलचस्पी रहती है, मैं देखता हूँ। तो मैंने तो सोचा है कि इन 3 आदमियों को मैं कहूंगा कि आप बैठिए
हर सप्ताह 2 घंटा बैठिए और ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, और नई तालीम के सिलसिले में जहां कहीं भी कोई काम हो रहा है आप जाकर उसको भी देखिए। और फिर हमने ये सोचा है कि उसके बाद हम लोग गौर करेंगे। तो 3 अंजनी कुमार सिंह जी तो अभी मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव हैं, फिर हमारे व्यास जी हैं श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव हैं, और अमरजीत सिन्हा जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं, लेकिन केंद्र में वो जब सर्व शिक्षा अभियान का डिजाइन तय हुआ था उस समय वही थे पदस्थापित। तो इन तीनों को हम ये जिम्मेवारी देने जा रहे हैं कि भाई बैठ करके महीना 2 महीना लीजिए, 5 साल बीत गया तो 1 आध साल और सही, लेकिन ऐसी चीज लाइए कि सचमुच हम उसको पूरे देश के लिए एक नई तालीम की दिशा में एक आदर्श बना, और फिर नई तालीम के ऊपर इतना काम हो रहा देश, यहाँ तो अब सम्मेलन ही हो रहा, तो यहाँ भी अपने विषय को रखिए अंजलि जी, और जो बाकी सत्र होंगे तकनीकी सत्र बिल्कुल फोकस चर्चा कीजिए, और जनरल बातों में कुछ रखा हुआ नहीं है। देखिए जनरल लेक्चर देना हो तो जनरल लेक्चर तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हम सबों से अच्छा जनरल लेक्चर देते हैं, जनरल स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा है वैसा है, भाई सब ठीक है, क्या करना चाहिए एकदम बिल्कुल फोकस्ड बात कीजिए, कैसे करें। भाई हमारे पास 25 एकड़ 20 एकड़ जमीन है, एक स्कूल में बिल्डिंग है, मान लीजिए वो ढहा हुआ टाइप होगा, उसको फिर से बनाया जा सकता है, उसको रिस्टोर किया जा सकता है, क्या क्या हम उसमें करें। और हमने एक बात इन लोगों को कही है कि उसको एग्रीकल्चर से जरूर जोड़िए और हुनर से जरूर जोड़िए। एग्रीकल्चर और हुनर, स्किल और एग्रीकल्चर, ये 2 चीज से जरूर जोड़िए, और आधुनिक जिस प्रकार के स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है अलग अलग जगहों पर विशिष्टता रखते हुए, और जो सामान्य शिक्षा हम देते हैं वह भी दीजिए, ताकि कोई आगे बढ़ना चाहता है हुनर और सब चीजों को के बारे में जानते हुए तो वो पढ़ सके। इतनी मोटी बातें हमने इन लोगों को कही है, और ये लोग सब घूम घाम के आएंगे और कहीं नहीं, तो अंत में इनको इस साल भर का टाइम देते हैं, और अगले साल फिर दिसंबर में इन लोगों के साथ हम भी 4-5 दिन राजगीर में बैठे, वहां पर बड़ा ध्यान केंद्रित होता है, वहां पहाड़ वगैरह भी है, इन लोगों को लेके हम चले जाएंगे जहाँ कोई जाता ही नहीं है, हम तो सब देखते रहते बोलते रहते, और कहेंगे जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा और तब इनके मंत्री जी को भी उस समय बुला लेंगे। तो सब लोग बैठ करके कुछ ऐसा करिए। अब यहाँ सम्मेलन हुआ, 1 साल का लक्ष्य रखिए कि साहब हम 391 बुनियादी विद्यालयों को नए सिरे से हम कैसे समझाएं जिसमें गांधी जी के विचारों की आत्मा भी रहे और आधुनिक जो हमारी जरूरतें हैं उसका समावेश भी हो, और हम उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकें। शायद उसके लिए अलग से कोई इंतजाम करना पड़े, प्रबंधन करना पड़े, तो इतने चीजों के लिए सरकार अगर 10,000 करोड़ खर्चा कर रही है तो 10, 20, 50 करोड़ कोई एक नए प्रयोग में भी खर्च करना पड़ेगा। तो कोई उसमें हमारी बात नहीं है, लेकिन वो रचनात्मक हो, वह उपयोगी हो, वह मार्गदर्शक बने, एक नई दिशा तय करे। अब गांधी जी तो लौट के नहीं आएंगे, हम लोग तो यहाँ बैठे हमारे पुराने जितने गांधीवादी इन्हीं लोगों को देख करके हम लोग प्रणाम करते रहते हैं कि कुछ तो गांधी जी का, जेपी का, सबका कुछ संस्कार हम लोगों पर ऐसे ही कुछ मिलता है। अब त्रिपुरारी बाबू ने भाई चरखा को पकड़ा तो चरखा में इन्होंने नया नया इजाद किया, उसी अंबर चरखा को इन्होंने इस तरह से मॉडिफाई किया है कि हम जाकर इनके सेको देवरा आश्रम में हम देखते, हमने कहा तो बड़ी अच्छी चीज है, उससे उत्पादकता बढ़ रही है। एक व्यक्ति जो चरखा पर काम करता था तो उसको जितनी आमदनी होती थी उसकी तुलना में ज्यादा आमदनी होने लगी, यानी उसकी उत्पादकता बढ़ गई। तो इस प्रकार की चीजों को समेटते हुए अगर कोई काम हो प्रभात जी, तो आप तो इस मामले में दिलचस्पी पूरे तौर पर ले रहे हैं, और मुझे खुशी है आपकी बात को हमने गौर से सुना है, और आप जो कमेटी बनाना चाहते हैं उस पर भी हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन वो सब चलता रहे। जैसे अब भारत सरकार का कुछ लेना होगा तो की बात तो माननी पड़ेगी हमको, उसका फायदा हो या नहीं, इस
इसलिए हम बात को अमान्य भी नहीं करते, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ नई चीज भी यहाँ से हो। तो आपकी बात हम मान लेंगे, जैसा कमेटी कहा शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में बन जाए, लेकिन मेरी भी कुछ मानी है। जो 391 बुनियादी विद्यालय के लिए हम लोग काम करेंगे, उस काम को आप ही पेट्रोनाइज करें अपनी संस्था की तरफ से। तो उसका नतीजा निकल के आएगा। तो आप सब लोग आए हुए हैं पटना, तो मैं तो यही चाहूंगा, अंजलि बाबू को कहूंगा कि भाई जो बाहर के लोग आए हैं, कभी इन दिनों जाने का भी समय है, राजगीर है, वैशाली है, नालंदा है, बोध गया है, विक्रमशिला तो जरा दूर पड़ जाएगा। इन जगहों पर जहां कोई जाने को उत्सुक हो उनको भिजवाइए, दिखाइए। और जो लोग नहीं गए, इसमें से बहुत सारे लोग तो बहुत बार आए होंगे, गए ही होंगे, लेकिन बाकी लोग भी जाए। और अब मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि इस तल पर जो लाइब्रेरी के लिए एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में विकसित किया जा रहा है, इसमें आज ये पहली बार ये सम्मेलन हो रहा है। लेकिन जिस काम के लिए बना उसी में इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आज लोग देख लेंगे विधानसभा सम्मेलन बहुत होता रहता है, तो आप लोगों को फीस भी लगा दीजिएगा, वो भी लोग दे देंगे, तो पता चला कि बाकी सब चीज तो होता रहा, लाइब्रेरी कभी यहाँ पर नहीं बनता। फिर गरीबी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करना था, तो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट को हमने डेवलप किया। लोग कह रहे थे हमारे अधिकारी होटल में करा दें, मैं क्या होटल में, गरीबी पर किसी संस्था में होना चाहिए। तो आए, देखा जीर्ण शीर्ण हालत में था, तो एक चुनौती मान करके एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में इस तरह की कुछ सुविधाएं विकसित की गई। अब डायरेक्टर साहब का काम है उसको सही सलामत रखिए। हम कभी कभी आते हैं तो देखते हैं तार इधर उखड़ गया है, तो आपका CCTV काम नहीं कर रहा है। वैसे इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। गांधी जी कहे कोई काम छोटा नहीं होगा, तो डायरेक्टर का काम तो एकेडमिक काम है, लेकिन इन सब कामों को भी करने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक से काम कर रहा है। रात में उठ के अपने घर में देखते हैं कि बिना मतलब का बत्ती कौन जलाए, तो बुझाते सब करते रहना चाहिए। और अब आगे से तो बगल में आपका बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, तरह तरह का उसमें होगा। तो और ये एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का पीछे वाला भी हिस्सा, एक उसी के पीछे में बनेगा सभ्यता स्तंभ या द्वार, तो उसके पीछे के हिस्से का भी सदुपयोग होगा। गांधी संग्रहालय से लेकर के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पीछे के हिस्से का ये बहुत सुंदर रूप में बगल में विकसित होगा। और गांधी जी यहाँ रहे थे, इससे ज्यादा ऐतिहासिक बात क्या हो सकती है? इस बात की चर्चा बार बार करनी चाहिए। और एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के रूप में तो सब लोग जानते हैं, गांधी संग्रहालय के रूप में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन यही वो जगह है कहीं बढ़िया से डिपिक्ट करना चाहिए कि गांधी जी इस तारीख से इस तारीख तक यहाँ रहे थे, और उस रूप में भी इसको जरूर दिखाया जाना चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं करते हुए आप सब लोग जो यहाँ पधारे हैं, मैं अपनी तरफ से भी आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सम्मेलन है, दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन नई तालीम पर, वो जरूर एक नई दिशा देने में कामयाब होगा। और हमारा जो 391 बुनियादी विद्यालय है, उसकी शुरुआत करने के लिए ये मील का स्तंभ साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।